गुड मॉर्निंग बच्चों। वंस अगेन शारीरिक शिक्षा कक्षा 12th के लिए पार्ट 2 में आपका स्वागत है। और मैं मनोज चौधरी। आज हम दोबारा से चैप्टर 1 के जो टॉपिक्स रह गए थे उनके ऊपर आज दोबारा से एक बार आपके समक्ष बात करने के लिए, उन पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ बेटा। तो कल जो हमारा जो पार्ट 1 की जो लास्ट जो टॉपिक था, वो पार्ट 1 का जब एंड फिनिश के अंदर क्या थोड़ी सी टेक्निकल इशू आ गया था, तो बीच में ही मुझे रोकना पड़ा। हम जो पार्ट 1 के जो लास्ट में जो हम बात कर रहे थे, वो बात कर रहे थे टूर्नामेंट को आयोजित करने वाली समितियां कौन कौन सी होती हैं और उनके क्या क्या कार्यभार है। तो हमने इन्हें 3 हिस्सों में डिवाइड किया। 3 हिस्से कौन कौन से 3 हिस्सों में डिवाइड किए बेटा? एक तो वो समितियां जो टूर्नामेंट के आयोजन से पूर्व कार्य करती हैं, और दूसरी वो समितियां जो टूर्नामेंट के आयोजन के दौरान कार्य करती हैं। तीसरा वो समितियां जो टूर्नामेंट के आयोजन के उपरांत कार्य करती हैं। अब क्वेश्चन ये भी उठता है कि जो कमेटीज हैं, समितियां हैं, जो हम डिफरेंट टाइप्स की हमने बनानी है टूर्नामेंट के आयोजन करने के लिए, इनको बनाएगा कौन, इनका गठन कौन करेगा? देखो, जब भी टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है, सबसे पहले एक एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर बनाया जाता है, जिसे हम प्रशासनिक निदेशक बोलते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर के अंदर आपकी एग्जीक्यूटिव कमेटी, जिसे हम कार्यकारिणी समिति बोलते हैं, उसका गठन होता है। उसमें कई मेंबर्स होते हैं, और कार्यकारिणी समिति के जो मेंबर्स हैं, वो मिलकर के जो जितनी भी डिफरेंट कमेटीज हैं जो टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराती हैं, उनको उनका गठन करती है, उन्हें बनाती है। हर कमेटीज का एक इंचार्ज होता है बेटा, और हर कमेटीज के अंदर कुछ मेंबर्स होते हैं जो मिलकर के उस कमेटी का जो कार्यभार है उसको देखते हैं। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि उन कमेटीज के नाम क्या है और उनके कार्यभार क्या क्या है, वो किस तरह का कार्य करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम उन कमेटीज को लेते हैं जिनका योगदान टूर्नामेंट के आयोजन से पूर्व ही शुरू हो जाता है। यानी कि टूर्नामेंट अभी शुरू नहीं हुआ, टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले जिनके कार्यभार उनको दे दिया जाता है, और वो कार्य करना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना? तो एक एक करके इन कमेटीज के नाम तो हमें स्क्रीन पे नजर ही आ रहे हैं। एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। अच्छा, मैं डिस्कस करने के लिए ना यहाँ पे इन कमेटीज को एक एग्जांपल हम ले लें, तो फिर वो बहुत इजी हो जाएगा उसको समझना। देखो, एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा कि क्रिकेट का ओपन नेशनल टूर्नामेंट अगर मैं अपने स्कूल में कराऊं। ओपन नेशनल टूर्नामेंट, एक तो फेडरेशन कराती है नेशनल, वो तो फेडरेशन की जो टीम्स हैं, जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके थ्रू चयन होकर आती हैं। कुछ टूर्नामेंट्स ऐसे भी होते हैं जो प्राइवेट टूर्नामेंट्स होते हैं, प्राइवेट ओपन नेशनल टूर्नामेंट प्राइवेट बॉडीज का ही उसको करा लेती हैं। तो मैं मान के चलता हूं कि मेरे स्कूल के अंदर मैंने एक ओपन नेशनल टूर्नामेंट का आयोजन करने जा रहा हूं। अब जब मैं अपने स्कूल के अंदर आयोजन करूंगा, तो नेशनल में क्या होता है, मुझे डिफरेंट स्टेट्स के अंदर अपने टूर्नामेंट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन भेजनी पड़ेगी कि भाई मैं फलां से फलां तारीख तक अपने स्कूल के अंदर, यहाँ पर स्कूल का एड्रेस होगा मेरे का, यहाँ पर मैं ये टूर्नामेंट कराने जा रहा हूँ। टूर्नामेंट कौन से बेसिस पे होगा वो भी आपको लिखना पड़ेगा, नॉकआउट बेसिस पे होगा, लीग बेसिस पे होगा, है ना? और कितनी से कितनी तारीख तक चलेगा, कौन मुख्य अतिथि होंगे, क्या जीतने वाले को टीम को क्या इनाम मिलेगा, जो रनर्स अप होगी उसको क्या इनाम मिलेगा। तो सारी टूर्नामेंट की जो डिटेल है वो सब आपको बतानी पड़ेंगी। जब आप टीमों को ये इन्फॉर्मेशन भेजोगे डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, तो वहां से टीमें आपके टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आती हैं। तो शुरू करते हैं। पहली कमेटी है जो टूर्नामेंट के आयोजन से पूर्व ही जिसको कार्य शुरू हो जाता है, उसका नाम है प्रचार समिति, कन्वेंसिंग कमेटी। इसका काम क्या है कि जैसे ही आपने जो हमारी जो एग्जीक्यूटिव जो कमेटी है, जैसे उसने डिसाइड कर दिया कि टूर्नामेंट हमने कराना है और डिफरेंट कमेटीज का गठन कर दिया, तो उसका सबसे पहले काम शुरू होता है प्रचार समिति का। वो डिफरेंट स्टेट्स के अंदर थ्रू द मेल्स, थ्रू द लेटर्स, थ्रू द टेलीफोनिक इंफॉर्मेशन, या होर्डिंग्स के थ्रू, या बैनर्स के थ्रू, बहुत सब जगह जहां जहां पॉसिबल हो, जिस तरह की भी जहां पर फैसिलिटी हो
कन्विंसिंग करने का, जहां पे अगर जो मैं दिल्ली में रह रहा हूं तो दिल्ली के अंदर तो मैं कन्विंसिंग होर्डिंग्स के थ्रू, पोस्टर्स के थ्रू, बैनर लगा के किसी भी तरह से कर सकता हूँ। दिल्ली से बाहर जाना हो तो मेरी कुछ लिमिटेशंस हो जाएंगी, या तो मैं मेल के थ्रू करूंगा, या मैं इंफॉर्मेशन भेजूंगा, कोई लेटर के थ्रू भेजूंगा, हाँ, या ब्रोशियर्स बना के कुछ वहां पे भेज सकता हूँ। तो इस तरह से प्रचार समिति का काम क्या है कि टूर्नामेंट का आयोजन जो भी संस्था कर रही है उसके बारे में डिफरेंट, जहां जहां पर आपने इंफॉर्मेशन भेजनी है उसके बारे में लोगों को बताना, ताकि हर स्टेट से ज्यादा से ज्यादा टीमें आपके टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए शामिल हो सकें। दूसरी कमेटी है परिवहन समिति। परिवहन समिति किसे बोलते हैं बेटा? परिवहन समिति जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, खिलाड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के आना। अब सपोज करो कोई पंजाब की टीम आ गई या हरियाणा की टीम आई है, अब जो भी दूसरी स्टेट से टीम्स आती हैं ज्यादातर या तो रेलवे के थ्रू आती हैं या बस के थ्रू आती हैं। कोई बहुत ही हाई लेवल का टूर्नामेंट हो तो कई जो है प्लेन के थ्रू भी आ जाती हैं, पर ज्यादातर बसेस के थ्रू या रेल के थ्रू आती हैं। तो जो टूर्नामेंट का आयोजन कर रहे होते हैं उनको पहले इंफॉर्मेशन भेज दी जाती है कि भाई फला तारीख को इतने बजे हमारी जो ट्रेन है वो दिल्ली पहुंचेगी, तो प्लीज आप वहां से जो भी बाहर की स्टेट्स की टीम, सपोज करो हरियाणा से टीम आ रही है, तो आप उनको वहां से पिक करने के लिए यातायात की सुविधा वहां पर उपलब्ध करा दें। तो परिवहन समिति का यह काम है, कौन सी टीम कितने बजे दिल्ली रिपोर्ट कर रही है वहां पर पहले से पहले ही यातायात की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, ताकि वहां से जो टीम आई है उसको वहां से पिक किया जाए और उनके वहां से पिक करना। परिवहन समिति का काम तो है सिर्फ यातायात की सुविधा उपलब्ध कराना। एक है आवास निवास समिति। आवास निवास समिति, इस समिति का काम होता है कि उनको वहां से पिक करना और पिक कर करके जहां पर आपने उनको ठहराना है, सपोज करो हरियाणा की टीम आई है और आप उसे ठहराना चाहते हो होटल्स में, धर्मशाला में, कहीं पे भी जहां पे आपने रहने की व्यवस्था कर रखी है, इधर हम स्कूल्स में भी व्यवस्था करते हैं, जहां पे भी आपने खिलाड़ियों के रहने की व्यवस्था कर रखी है और जहां पर आपने उनको ठहराना है, तो ये जो वहां से पिक करना है रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से, ये पिक करने से लेकर के होटल पहुंचाने तक का काम, होटल में उनके रहने की व्यवस्था कराने का काम है आवास निवास समिति का। और इस पूरी प्रक्रिया में यातायात की जो सुविधा उपलब्ध कराने का काम है परिवहन समिति का। ठीक है बेटा? तो ये दोनों समितियां आपस में देख रहे हो कनेक्ट होकर काम कर रही है ना? एक समिति का नाम यहां पे लिखा क्रय समिति। देखो कोई भी टूर्नामेंट का हम आयोजन करें, किसी भी टूर्नामेंट को आयोजन करें, जैसे मैं क्रिकेट का यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले रखा है, तो क्रिकेट का आयोजन के लिए मुझे बहुत सारे इक्विपमेंट्स चाहिए, बैट भी चाहिए, बॉल भी चाहिए, जो हमारे जो वहाँ पे जो लाइनिंग्स के लिए जो चौक बॉर्डर भी चाहिए, अदर दूसरी फैसिलिटीज भी चाहिए। अब जो भी आपको लग रहा है कि ये सामान, ये इक्विपमेंट्स उस टूर्नामेंट के लिए जरूरी है, उसको खरीदना पड़ेगा, बिल्कुल खरीदना पड़ेगा। अब इसको खरीदेगा कौन इस टूर्नामेंट को? तो जो हमारे को टूर्नामेंट के लिए नेसेसरी जो सामान चाहिए उसको खरीदने का कार्य करती है क्रय समिति बेटा। आपको कुछ नहीं करना ज्यादा, मैं तो एग्जांपल देके इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको तो रटना ना पड़े। देखो मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, जब भी मैंने फर्स्ट लेक्चर लिया था, कि रटना नहीं है, चीजों को समझना है और लिखना है। आपको समिति का नाम पता हो और वो क्या काम करती है, वो उसके बारे में जाकर जो आपने एक बार समझ लिया तो अपनी लैंग्वेज के अंदर लिख दो, प्रॉब्लम ही कुछ नहीं है। अब ये जो क्रय समिति है ना, क्रय समिति को पैसे कौन उपलब्ध कराएगा? भाई कोई चीज मैं खरीदने जाऊंगा उसके लिए पैसे भी तो चाहिए ना। अगर क्रय समिति के मेंबर को इक्विपमेंट्स की लिस्ट मिल गई कि उन्होंने कहा भाई ये चीजें हमें खरीदनी है, तो उसे फाइनेंस कहां से उपलब्ध होगा? वित्तीय समिति कराएगी। तो ये हमारी वित्तीय समिति है, इसका काम है कि टूर्नामेंट के आयोजन के लिए जो भी धन की खर्च की जो व्यवस्था है उसको उपलब्ध कराना। ये समिति जहां पे खर्च होना है वहां पे खर्च के लिए भी धन को उपलब्ध कराएगी और जहां से अर्निंग होगी उसकी व्यवस्था भी यही करती है। सपोज करो कई टूर्नामेंट्स होते हैं, ऐसे होते हैं जहां पे हमने कोई स्टेडियम बुक कर लिया और वहां पे ऑडियंस के लिए हमने टिकट्स निकाल दिए,
तो जो टिकट से जो कमाई होगी वो किसके पास जाएगी? वो भी अभी वित्तीय समिति के पास ही जाएगी। तो वित्तीय समिति पूरा ब्यौरा रखती है कि टूर्नामेंट के दौरान हमें कहां से अर्निंग्स हो सकती है, वो भी वित्तीय समिति उसको हैंडल करेगी, और कहां पे खर्च हो रहा है उसकी भी जानकारी पूरी की पूरी वित्तीय समिति ही रखेगी। एक कमेटी लिखी यहां पे स्वागत समिति। स्वागत समिति जब आवास परिवहन आवास निवास जो समिति है ये उनको होटल में ठहरा देती है, तो ठहराने के बाद जब वो जहां पर टूर्नामेंट का एक्चुअल में जो जहां पे टूर्नामेंट होना है ना, वहां पर एक स्वागत समिति होती है। वो कुछ फॉर्मेलिटीज वगैरह होती हैं, वो उनको बाकायदा उनका जिसे बोलते हैं हम स्वागत करेगी, और उनको जो जो भी ऑफिशियल डिटेल्स हैं, जो डॉक्यूमेंटेशंस है, वो सारी की सारी ये जो स्वागत समिति है ये उनसे जो भी नेसेसरी जो कंडीशंस हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, वो स्वागत समिति के द्वारा जो हमारी रिसेप्शन कमेटी है वो उनसे पूरा करवा लेगी। एक और समिति लिखी है यहां पर, प्रबंधन समिति। प्रबंधन समिति, ये समिति क्या करती है भाई? जिसे हम हिंदी में ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बोलते हैं। इस समिति का बहुत बड़ा योगदान है। अगर टूर्नामेंट को कंडक्ट कराने में, देखो सब समितियों के अपने अपने योगदान है, पर अगर जो मेरी नजरों में सबसे बड़ी कोई समिति है जिसका टूर्नामेंट को कराने में, मेन कराने में, आयोजन करने में जिसका बहुत बड़ा योगदान है, वो है प्रबंधन समिति। क्योंकि मेन टूर्नामेंट को कंडक्ट यही समिति कराती है। अब टूर्नामेंट को कंडक्ट कराने के लिए कौन कौन से उपकरण चाहिए, उनकी लिस्ट बनाना, कितने खेल अधिकारी चाहिए, कितने रेफरी होंगे, कितने लाइनमैन्स होंगे, कितने टाइम कीपर्स होंगे, सब ए टू जेड, कितने ग्राउंड चाहिए, वो एक एक चीज की जो लिस्ट है, एक एक चीज की जो टूर्नामेंट को कंडक्ट कराने के लिए जो प्री रिक्विजिट है, जो भी चीजें टूर्नामेंट को कराने से पहले हमारे पास उपलब्ध होनी चाहिए, उसकी जानकारी बनाना उनके और उनको सुनिश्चित करना, ये काम भी प्रबंधन समिति का ही होता है। एक यहां पर लिखिए बेटा, खान पान समिति। जब जैसे हमने बताया एग्जीक्यूटिव बोर्ड बना, एग्जीक्यूटिव कमेटी बनी जिसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, ये इतनी सारी जो जो आपकी जो समितियां हैं इनके अंदर भी बहुत सारे आदमी काम कर रहे होते हैं। तो हाँ, और ये सारे के सारे कलेक्टिवली कहाँ पे, कौन से स्थान पे काम कर रहे होते हैं? जैसे सपोज करो मैंने जैसे क्रिकेट का एग्जांपल दिया, तो डेफिनेटली बात है जहां पर आयोजन हो रहा है, आयोजन स्थल जो है हमारा, जैसे कि मैंने अपने स्कूल का एग्जांपल दिया कि मैं वहां पे करा रहा हूं, तो आयोजन स्थल के ऊपर इनका ये जितने भी मेंबर्स हैं ज्यादातर का आना जाना लगा रहता है। तो टूर्नामेंट अभी शुरू नहीं हुआ, टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले एक ये जो हमने समिति बनाई है खान पान समिति, ये क्या करेगी, जितने भी हमारे जो ऑफिशियल्स हैं, जितने भी हमारे कमेटीज के मेंबर्स हैं, उन सब के लिए खान पान की व्यवस्था करेगी। चाहे वो क्या नाम है, लंच हो, चाहे वो स्नैक्स हो, या टी हो, या डिनर हो, ये सब टाइम टू टाइम उनके लिए, जितने मेंबर्स इस आयोजन के अंदर शामिल हैं, उनके लिए खान पान का ध्यान रखना समिति का कार्य होता है। तो ये तो थी आयोजन से पूर्व जो समितियां कार्यरत होती हैं। अब बात करते हैं बेटा, आगे चलते हैं, टूर्नामेंट के दौरान कौन कौन सी समितियां जो काम करती हैं। सबसे जो पहली जो समिति है उसका नाम है तकनीकी समिति। ये तकनीकी वर्ड की हिंदी की जो टाइपिंग है थोड़ी सी गलती हो गई इसमें, कोई बात नहीं। तो तकनीकी जो समिति है जिसे हम बोलते हैं टेक्निकल कमेटी, इसका क्या काम है? इसका काम मैं बताता हूं। सपोज करो मैच चल रहा है, क्रिकेट का मैच चल रहा है, और किसी डिसीजन को लेकर दोनों टीम के अंदर डिस्प्यूट हो गया। दोनों टीमों ने रेफरी का जो डिसीजन था या जो एम्पायर का जो डिसीजन था उसको भी मानने से किसी एक टीम ने मना कर दिया, चैलेंज कर दिया कि एम्पायर चीटिंग कर रहा है हमारे साथ। तो उस प्रोटेस्ट की स्थिति के अंदर, उस जो जो ये आपका जो डिस्प्यूट हुआ है, डिस्प्यूट की स्थिति के अंदर
कौन फैसला लेगा? अंपायर के ऊपर तो एलिगेशंस आ गया, रेफरी के ऊपर तो एलिगेशन लगा दिया टीम ने कि नहीं जी ये हमारे साथ चीटिंग कर रहा है, या जो इसने निर्णय दिया उससे हम सहमत नहीं है। अब उस स्थिति के अंदर डिसीजन कौन लेगा और किसका डिसीजन सर्वमान्य होगा? तो उसके लिए एक्सपर्ट्स की, उस खेल के एक्सपर्ट्स की को कुछ कुछ मेंबर्स की सहायता, कुछ मेंबर्स लेकर के एक कमेटी बनाई जाती है जिसे हम तकनीकी समिति हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं टेक्निकल कमेटी। तो जो टेक्निकल कमेटी है वो उसके ऊपर डिसीजन लेगी और पहले प्रोटेस्ट फीस जमा होगी। अगर कोई प्रोटेस्ट होता है तो प्रोटेस्ट फीस भी जमा होती है। प्रोटेस्ट फीस होने के बाद फिर टेक्निकल कमेटी उस प्रोटेस्ट के ऊपर अपना इंक्वायरी करती है और इंक्वायरी करने के बाद, ध्यान से करने के बाद उसके ऊपर जो भी वो निर्णय लेते हैं वो बता दिया जाता है कि वो निर्णय किसके फेवर में जा रहा है। जिस टीम ने प्रोटेस्ट किया वो उसके फेवर में भी जा सकता है और प्रोटेस्ट खारिज भी हो सकता है, दोनों ही काम हो सकते हैं। पर लेकिन अगर एक बार टेक्निकल कमेटी ने कोई डिसीजन सुना दिया तो फिर बेटा वो सर्वमान्य, आप उसे कहीं पे भी आगे चैलेंज नहीं कर सकते। परिवहन समिति, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले भी, यातायात की सुविधा उपलब्ध कराना। अब मैच शुरू हो गया है तो जहां पर देखो कहीं पे भी, जैसे स्कूल के अंदर हम आयोजन कर रहे हैं तो ये तो बात है पक्की है कि स्कूल के अंदर हम सारी टीम्स को नहीं ठहरा सकते। कोई टीम नियर बाय किसी होटल में ठहरी हुई होगी, कोई टीम नियर बाय किसी क्या नाम धर्मशाला में भी हो सकती है, कोई टीम किसी लॉन्ज में भी, हम कहीं पे, जहां पे भी हम कहीं पे भी रहने की व्यवस्था कर सकते हैं टीम्स की। तो वहां से लेकर के जहां पर आपने उनकी रहने की व्यवस्था की हुई है वहां से लेकर के और आयोजन स्थल तक उन्हें पहुंचाना खेल के दौरान, ये भी परिवहन समिति का ही काम है। और परिवहन समिति का एक ये भी काम है कि जब खेल का उस दिन, कोई भी टूर्नामेंट है वो एक दिन में नहीं होता, कई दिन तक चलता है। तो जिस दिन का, जैसे सपोज करो आज टूर्नामेंट का डे फर्स्ट है तो आज का जैसे ही आयोजन खत्म होगा, अब जैसे खिलाड़ियों का आयोजन खत्म हुआ, खिलाड़ियों को वापस लेना मैदान से और वापस उनके जहां पर रहने का स्थान है वहां पर उन्हें वापस पहुंचा देना, ये भी परिवहन समिति के अंतर्गत ही। तो परिवहन समिति का जो कार्य है टूर्नामेंट के पहले कुछ और था, दौरान कुछ और है, आप देख पा रहे होंगे। तीसरी समिति लिखी हुई है उद्घोषणा समिति। उद्घोषणा समिति, उद्घोषणा अनाउंसमेंट कमेटी। अब देखो जब भी हम कोई टूर्नामेंट कंडक्ट कराते हैं तो ग्राउंड बड़ा है तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, सपोज करो हमें कॉल करनी है, कोई प्लेयर्स के लिए कॉल करनी है या किसी ऑफिशियल्स के लिए कॉल करनी है, तो उसके लिए हमारे पास अनाउंसमेंट सिस्टम प्रॉपरली होना चाहिए। डिफरेंट ग्राउंड के डिफरेंट जो एरियाज है वहां पर हमारे जो अनाउंसमेंट टेबल्स होनी चाहिए, ताकि हमारी जो अनाउंसमेंट्स की जो 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 कार्य है वो अच्छे से हो सके। सबको अनाउंसमेंट्स क्लियर होनी चाहिए, अनाउंसमेंट्स की आवाज ग्राउंड के हर कोने तक उपलब्ध होनी चाहिए। वरना चाहे अनाउंसमेंट प्लेयर के लिए भी हो सकती है, किसी ऑफिशियल के लिए भी हो सकती है, किसी के लिए भी हो सकती है। तो अनाउंसमेंट कमेटी का काम है जो अनाउंसमेंट्स की जो आपकी जो अनाउंसमेंट करने की जो फैसिलिटी है उसको ग्राउंड के अंदर उपलब्ध कराना। आवास निवास समिति का काम लगभग लगभग उस समय शुरुआत टूर्नामेंट के शुरू होने तक इसका ज्यादा काम था, लेके आना, वहां पे ठहराना। बाकी यही है आवास निवास समिति का, खिलाड़ी अगर जो अ, खेल के मैदान से दोबारा होटल पे जा रहे हैं तो चेक कर लेना भाई उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, किसी रूम के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम उनके रहने के संबंध में या कोई फैसिलिटीज के रिगार्डिंग अगर जो वहां पर हो रही है तो उसको रेक्टिफाई करना और उनको वो सुविधाएं जल्द से जल्द उपलब्ध कराना, ये आवास निवास समिति का कार्य है। ये टूर्नामेंट के दौरान है कि भाई कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई फैसिलिटी चाहिए, कोई रूम के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसको रेक्टिफाई करना और जल्द से जल्द उसका निदान करना। अगला है पुरस्कार वितरण समिति। जब भी कोई टूर्नामेंट कंडक्ट कराते हैं तो कई दफा, ये तो क्रिकेट का हम एग्जांपल ले रहे हैं, क्रिकेट के तो मैचेस जो हैं लगातार चलेंगे और बाद में ही, पर कई टूर्नामेंट्स ऐसे हैं, अगर मैं एथलेटिक्स की बात करता हूं यहाँ पे कि एथलेटिक्स का करा रहा हूं तो एथलेटिक्स के अंदर तो एक इवेंट नहीं होता, एथलेटिक्स में तो बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर। तो इतने सारे इवेंट्स के हम ऐसे नहीं करते कि हम एंड ऑफ द टूर्नामेंट वाले दिन ही पुरस्कार वितरण करें उनका, नहीं।
जब टूर्नामेंट के इवेंट्स ज्यादा होते हैं तो हम क्या करते हैं, डे 1 के जो जो प्राइजेज हैं वो उसी दिन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो पुरस्कार वितरण कमेटी का कार्य है खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार वितरण की सुविधा उपलब्ध कराना, और जितने भी खिलाड़ी हैं उनका सर्टिफिकेट्स लिखना, उनको अच्छे से और क्या नाम है अधिकारियों से अप्रूव कराने के बाद खिलाड़ियों को जो मेडल सेरेमनी है उसके अंतर्गत वो मेडल या जो भी आपका जो प्राइज है वो सर्टिफिकेट के साथ खिलाड़ियों तक पहुंचाना है। पुरस्कार वितरण समिति का काम है। अगली समिति है प्रबंधन समिति। प्रबंधन समिति जैसे मैंने बताया था ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, भाई उपकरण प्रॉपर हैं नहीं है, खेल अधिकारी कौन से मैच के अंदर कौन कौन से खेल अधिकारी होंगे, उनके नाम क्या है। सपोज करो कहीं मैच ग्राउंड ए के ऊपर मैच चल रहा है, ग्राउंड बी के ऊपर मैच चल रहा है, ग्राउंड सी के ऊपर मैच चल रहा है, ग्राउंड ए के अंदर कौन कौन से ऑफिशियल्स होंगे उनके नाम, ग्राउंड बी के अंदर कौन कौन से ऑफिशियल होंगे उनके नाम, ग्राउंड सी के अंदर कौन कौन से ऑफिशियल काम करेंगे, ये प्रबंधन समिति डिसाइड करती है। खेल मैदान प्रॉपरली मार्क्ड है या नहीं है ना। अब जो टूर्नामेंट जो हम कंडक्ट करा रहे हैं उसका जो फिक्सचर है, फिक्सचर अभी आगे आप पढ़ेंगे फिक्सचर क्या होता है। फिक्सचर में क्या बताया जाता है कि भाई कौन सी टीम का मैच कौन सी टीम के साथ कौन से राउंड के अंदर होगा। तो ये जो फिक्सचर वगैरह जो बनाना है ये भी कौन करता है बेटा, प्रबंधन समिति करती है। जो आपकी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ये भी यही करती है। इसके बाद है खेल मैदान व उपकरण समिति। खेल मैदान की लाइनिंग्स वगैरह उपकरणों को दोबारा से चेक करना। प्रबंधन समिति में भी देखो उपकरण लिखा है और खेल मैदान लिखा है, और खेल मैदान व उपकरण समिति में भी दोनों चीज लिखी है। खेल मैदान व उपकरण समिति का काम है उपकरणों को अच्छी तरह से देखना, उनको जांच करके उन्हें वहां पर उपलब्ध कराना, और प्रबंधन समिति का काम है कौन से मैदान पर कौन से उपकरण जाएंगे उनको वहां पर। सपोज मैंने भी एग्जांपल दिया, ग्राउंड ए पे मैच चल रहे हैं, ग्राउंड बी पे चल रहे हैं, ग्राउंड सी पे चल रहे हैं, उपकरण जितने भी उपकरण वहां पे अवेलेबल हैं उनको ग्राउंड्स के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देना। और खेल मैदान सब ग्राउंड सी कौन सी जगह पे, ग्राउंड ए कौन सी जगह पे, ग्राउंड बी कौन सी जगह पे, इनके बारे में जो बताना या उनको डिसाइड करना ये प्रबंधन समिति का काम है। खेल मैदान व उपकरण समिति का केवल एक ही काम है कि खेल मैदान के अंदर प्रॉपरली लाइनिंग हो, साफ सुथरे हों और खेलने योग्य हों, और उपकरण जितने भी हों वो क्वालिटी से अच्छे हों और खेल के दौरान किसी प्रकार की उनसे हानि होने की संभावना न हो और उचित मानकों के अनुसार बनाए गए हों, इस तरह के खेल उपकरण। तो मैदान और उपकरण की लाइनिंग और उपकरणों की क्वालिटी की बात करें तो खेल मैदान में उपकरण समिति देखेगी। अब कौन सा उपकरण कौन से मैदान पे जाएगा, कौन सा खेल मैदान का नंबर क्या होगा, कौन सी टीम कौन से खेल मैदान पर खेलेगी, कौन से खेल अधिकारी कौन से खेल मैदान के ऊपर कार्य करेंगे, वो काम है प्रबंधन समिति का। ठीक है ना। अगली एक समिति है जिसका नाम है प्राथमिक चिकित्सा समिति। अगर खेल के दौरान, जैसे नाम से ही नजर आ रहा है, अगर खेल के दौरान बेटा कोई चोट लग जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, खिलाड़ी को चोट लग जाए, है ना, तो उस स्थिति के अंदर ये जो प्राथमिक चिकित्सा समिति जो है, फर्स्ट एड कमेटी जो है, ये वहां पर जल्द से जल्द खिलाड़ी को फर्स्ट एड की सुविधा प्रोवाइड कराती है, और अगर इंजरी सीवियर है तो फिर उसको केयरफुली हॉस्पिटल भी ट्रांसपोर्ट, ये प्राथमिक चिकित्सा समिति के जो मेंबर्स हैं उसको केयरफुली ट्रांसपोर्ट कराने में भी यही मदद करते हैं। अगली समिति है खान पान समिति। खान पान समिति क्या, जितने भी खिलाड़ी हैं उनके लिए, खेल अधिकारियों के लिए, आयोजन कमेटी के मेंबर्स के लिए, सबके लिए ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की व्यवस्था करना जितने भी दिन टूर्नामेंट चलेगा, ये इस समिति का ही कार्य है। एक लास्ट में लिखा मैंने मान्यता समिति, जिसे हम एक्रीडेशन कमेटी के नाम से भी जानते हैं। कुछ गेम ऐसे हैं जहां पर ये सभी, ये जो समिति है, ऐसा नहीं कि हर टूर्नामेंट के अंदर इसका गठन किया जाता हो, पर लेकिन कुछ टूर्नामेंट्स ऐसे हैं, कुछ विशेष खेल ऐसे हैं जहां पर इसका जो रोल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे जूडो के अंदर, अब जूडो के अंदर जो एक्रीडिटेशन कमेटी है, जूडो के अंदर जूडो की कंट्रोल होता है। जूडो की कंट्रोल का क्या काम है कि जो भी बच्चा ड्रेस पहनेगा, वो जो ड्रेस है वो नियमों के अनुसार है या नहीं है। जूडो के अंदर जो ड्रेस होती है उसका स्लीव चेक किया जाता है, ये जो यहां से कितने नीचे है,
अब वो स्लीव प्रॉपरली है या नहीं है, किसी ने ऐसा तो नहीं ज्यादा फिट ड्रेस पहन रखी है जिसकी स्लीव कम हो, जिसकी ग्रिपिंग आती हो, तो वो ड्रेस जो रूल्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है, इस चीज का निर्धारण करती है एक्रेडिटेशन कमेटी, जो से हम मान्यता समिति बोलते हैं। और वो क्या करते हैं, चेक करने के बाद नेशनल के अंदर जूडो की मैं बताऊं, जूडो की कंट्रोल वाले क्या करते हैं, ड्रेस देखते हैं, इफ ड्रेस इज ओके एज पर द प्लेयर, तो उसके बाद वो उस पर अपनी स्टैंप लगा देते हैं कि अप्रूव्ड। फिर उसके बाद खिलाड़ी उस ड्रेस को पहन करके मैच के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये कुछ कमेटियां थी जो टूर्नामेंट के दौरान कार्य करती हैं। अब हम बात करेंगे उन कमेटीज की जो टूर्नामेंट के आयोजन के उपरांत भी कुछ समय तक कार्यरत रहती है। अब टूर्नामेंट खत्म हो गया, टूर्नामेंट का जो क्लोजिंग सेरेमनी थी वो भी बड़े अच्छे से हो गई। क्लोजिंग सेरेमनी के बाद क्या होता है बेटा, जो हमारे जो टीम्स हैं उनको हम क्या करते हैं, जहां पर होटल है, जहां पर वो ठहरे हुए थे, वहां से उनका, जहां पर भी उनके जिस भी मोड के थ्रू, जिस भी ये साधन के थ्रू वो वापस जा रहे हैं अपनी स्टेट, रेल के थ्रू या बस के थ्रू या एयरपोर्ट के थ्रू, तो वहां पर हम उनको वहां तक पहुंचवाने की व्यवस्था भी जो हमारी जो टूर्नामेंट कमेटी है वो ही करवाती है। तो इसके लिए परिवहन समिति जो है इसके लिए कार्यरत रहती है, होटल से उनको पिक करना और वापस उनको बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन तक उनको वापस पहुंचा करके आना, ये कार्य भी परिवहन समिति का, यानी कि टूर्नामेंट के उपरांत भी काम इसका रहता है। खान पान समिति, ये दो वर्ड्स हैं, दो समितियां हैं, ये अलग अलग बाई चांस इकट्ठी लिख गई हैं, लिखने में टाइपिंग एरर हो गया। पहली है खान पान समिति। देखो बेटा, टूर्नामेंट कंडक्ट होने के बाद सपोज करो पंजाब की या तमिलनाडु की टीम आई हुई है, आज कल बुधवार की शाम को टूर्नामेंट और खत्म हो गया, तो और उनकी ट्रेन है बृहस्पतिवार की शाम की, तो क्या उनको हम बृहस्पतिवार को सुबह ब्रेकफास्ट और लंच प्रोवाइड नहीं करेंगे? करेंगे। ये हमारी ही ड्यूटी है, जितनी भी देर तक वो टूर्नामेंट आयोजन स्थल पर रहेंगे, हमें उन्हें, टूर्नामेंट से भले ही खत्म भी हो गया, हमें उनके उनके लिए फिर भी खान पान की व्यवस्था करनी ही पड़ती है, जब तक हम उनको डिपार्चर प्रॉपरली सेफली उनके जहां पर भी जिस भी मोड के थ्रू वो जा रहे हैं वहां तक ना पहुंचा दे, उससे पहले अगर जो वो वहां पर ठहरे हुए हैं तो उनकी खान पान की व्यवस्था हमें ही उपलब्ध करानी पड़ेगी। वित्तीय समिति, इसका काम भी लगातार चलता रहता है कि क्योंकि बिना धन के तो कुछ नहीं होता ना, तो धन कहाँ से आना है, कहाँ पर खर्च होना है, लगातार ये समिति लगातार निरंतर टूर्नामेंट की स्टार्टिंग से भी पहले से काम करते करते और टूर्नामेंट के अंत तक इसका काम लगातार चलता रहता है। ये वित्तीय समिति बेटा ऊपर भी लिखा गया और नीचे भी लिखा गया, ये ऊपर खान पान समिति है, इसके बाद जो वित्तीय समिति लिखा है इसको कट समझ लेना, ठीक है। थर्ड है आवास निवास समिति। आवास निवास समिति जब हम क्या कर रहे हैं कि जब टीम डिपार्चर कर रही है, वहां से होटल को छोड़ रही है, तो बाकायदा एक बार चेक कर लेना कि जो उनको फैसिलिटीज दी गई थी उनमें कोई ऐसा तो नहीं है, क्योंकि कई दफा प्लेयर्स, कुछ हर तरह के प्लेयर्स आते हैं खेलने के लिए, कुछ शरारती भी होते हैं, कोई नुकसान तो नहीं कर दिया उसने, तो अगर जो उन्होंने नुकसान कर दिया है तो पहले ही सिक्योरिटी जमा करा रखी होती है उनकी, जब टीम आती है तो एक प्रोटोकॉल के थ्रू उनसे कुछ सिक्योरिटी के पैसे भी जमा करवाए जाते हैं। अगर कोई उन जहाँ पे वो ठहरे हुए थे उन्होंने सब कुछ ठीक था तो उनके सिक्योरिटी के पैसे उन्हें वापस कर दिए जाते हैं, और अगर कोई वहां पे टूट फूट हुई है या कोई भी नुकसान हुआ है तो फिर उन उसकी भरपाई आवास निवास समिति उन्हीं से ही कराती है, उनके सिक्योरिटी के पैसों से कट कर लेती है या उनसे पैसे वो चार्ज कर लेती है, ठीक है। पुरस्कार वितरण समिति, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो टूर्नामेंट खत्म होने के उपरांत भी पुरस्कार, जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, कई दफे वो या तो टूर्नामेंट खत्म होने के एक दो घंटे बाद भी रख लेते हैं, या कई दफे किसी विशेष परिस्थितियों के अंदर नेक्स्ट डे भी रख लेते हैं। तो पुरस्कार वितरण समिति जो है ये भी कई दफे कार्य इसका टूर्नामेंट के उपरांत तक भी बना रहता है।
तो ये थी हमारी टूर्नामेंट को आयोजन करने के लिए जो समितियां हैं उनके बारे में भी आपने समझा कि भाई आयोजन से पूर्व कौन कौन सी समितियां कार्य करती हैं, आयोजन के दौरान कौन कौन सी समितियां कार्य करती हैं और टूर्नामेंट के आयोजन के उपरांत कौन कौन सी समितियां कार्य करती हैं, है ना बेटा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता ही आता है इनमें से 5 नंबर का क्वेश्चन। पिछले कई साल से तो मैं देख रहा हूँ कि इसमें से क्वेश्चन जरूर होते हैं। ज्यादातर 5 नंबर, कई दफे 1 नंबर का बीच में भी कोई किसी कमेटी के बारे में 1 नंबर में पूछ लेते हैं कि इस कमेटी का कार्य बताइए। अब चलते हैं इस चैप्टर के उसकी तरफ, हार्ट ऑफ द चैप्टर की तरफ, कि इस चैप्टर का जो मेन फोकस है ना, जो चैप्टर का जो जो हार्ट है, तरह दिल जो है, वो जो पोर्शन है इस चैप्टर का अब शुरू होने जा रहा है। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, मैं मान के चलता हूं कि हमारे टूर्नामेंट के अंदर, मैंने जो स्कूल में क्रिकेट का एग्जांपल लिया, उस टूर्नामेंट के अंदर 23 टीम आ गई, 23 टीम्स। अब 23 टीम्स आ गई, कोई पंजाब की है, कोई हरियाणा की है, कोई कहीं सिक्किम की है, कोई मणिपाल की है, कोई नागालैंड की है, अलग अलग जगह से आ गई। अब उन 23 टीम को मैंने उनको सबका रजिस्ट्रेशन भी कर लिया। रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत अब जब मैच होंगे बेटा, मैच वाले दिन इन 23 टीम में से मैं कौन सी टीम का मैच कौन सी टीम के साथ कराऊं, ये मेरे हाथ में होगा, या जो प्लेयर्स आए हैं उनके कैप्टन के हाथ में होगा, या जो टीम्स के जो मैनेजर आए हैं उनके हाथ में होगा। क्या हम अपनी मर्जी से किसी भी खिलाड़ी, किसी भी टीम का किसी टीम के साथ मैच करा सकते हैं? और मुझे पता, और टीम को पता कैसे लगेगा कि उनका कौन से राउंड में किसके साथ मैच है और कौन से ग्राउंड पे और कितने बजे है? कैसे पता लगेगा उन्हें, है ना। तो ये बहुत बड़ी चीज है। इसका, इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए अब हम आगे चलते हैं तो हमें समझ में आएगा क्या है। देखो, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो थी, जिसका मैंने पीछे पढ़ा, उसका एक बहुत बड़ा काम है फिक्सचर ड्रॉ करना, फिक्सचर बनाना, फिक्सचर बनाना। अब ये फिक्सचर है क्या? फिक्सचर एक चार्ट है जो नियमों के तहत बनाया जाता है और जिसके द्वारा हमें यह पता लगता है कि कौन से राउंड में या कौन से चक्र में कौन सी टीम किस टीम के साथ मैच खेलेगी, है ना, और कौन सी जगह पर खेलेगी, यानी कौन से मैदान पर खेलेगी, किस समय पर खेलेगी। इस सब की जानकारी हमें फिक्सचर के अंदर डिटेल से मिल जाती है। फिक्सचर को बनाता कौन है? ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। अब फिक्सचर बनाने के भी नियम है बेटा। अगर आप नॉकआउट टूर्नामेंट के फिक्सचर ड्रॉ कर रहे हैं तो उसके लिए नियम अलग हैं। अगर आप लीग टूर्नामेंट के फिक्सचर ड्रॉ कर रहे हैं तो उसके लिए नियम अलग हैं। अगर आप कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के फिक्सचर ड्रॉ कर रहे हैं तो उसके लिए नियम अलग हैं। अगर आपको चैलेंज टूर्नामेंट के लिए फिक्सचर ड्रॉ करने, उसके लिए नियम अलग हैं। परंतु आपके सिलेबस के अंदर अभी इस साल जो रिवाइज्ड होके आया है, 2 ही तरह के आपको फिक्सचर, 2 टूर्नामेंट के लिए आपको फिक्सचर डालने आने चाहिए। एक है नॉकआउट और दूसरा है लीग। नॉकआउट के फिक्सचर कैसे डालते हैं और लीग के फिक्सचर कैसे डालते हैं? बहुत सारी दफे इस फिक्सचर के ऊपर क्वेश्चन आता है और 5 नंबर जब भी आता है, ज्यादातर 5 नंबर का ही आता है। फिक्सचर डलवा लेंगे आपसे, टीम की संख्या दे दी जाएगी आपको और कहा जाएगा इतनी टीमों के लिए नॉकआउट के आधार पर फिक्सचर तैयार कीजिए, या इतनी टीमों के लिए लीग के आधार पर फिक्सचर तैयार कीजिए। तो अगर आपको फिक्सचर डालने आ गए तो 5 नंबर के क्वेश्चन को करने में मुश्किल से 5 ही मिनट लगते हैं। 5 मिनट में ज्यादा बोल रहा हूँ, 2-3 मिनट में ही हो जाता है। और आपको नहीं आया तो लगे रहना 15-20 मिनट, 25 मिनट, टाइम भी खूब खराब होगा और क्वेश्चन फिर भी सही नहीं होगा। तो फिक्सचर जो मैं बताने जा रहा हूं, जो उसके जो नियम है, इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं, एक बार रीड आउट करते हैं और फिर देखते हैं कि फिक्सचर हमें आएंगे या नहीं आएंगे। 100% आएंगे साहब। अगर फिक्सचर को हमने ध्यान से सुना तो ऐसा नहीं होगा कि ना समझ में आए, और फिर भी अगर नहीं समझ में आता
तो मैं लेक्चर के एंड में अपना टेलीफोन नंबर दूंगा। 24/365 डेज की सुविधा बिल्कुल निशुल्क। पर एक ही कंडीशन है कि जब भी फोन करो मुझे 8 बजे के बाद करना रात को, उस समय फ्री होता हूँ। तो जो भी आपकी क्वेरीज होगी, जो भी आपको समझ नहीं आ रहा, मोस्ट वेलकम, हार्टली वेलकम बेटा। वैसे तो ऐसा होगा नहीं कि मैं समझाऊंगा और समझ में नहीं आएगा, इम्पॉसिबल है। अब सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं नॉकआउट का फिक्सचर हम कैसे ड्रॉ करें। जैसे मैंने सपोज कर मैंने क्रिकेट के जो टूर्नामेंट का एग्जांपल लिया था, वो मैंने मान के चला कि मैं अपने मैं जो टूर्नामेंट कंडक्ट कराने जा रहा हूं वो नॉकआउट के आधार पे कराना है। मैंने नॉकआउट का मतलब क्या है, जो भी टीम हारती जाए वो टूर्नामेंट से बाहर होती जाएगी। अब नॉकआउट के आधार पे जब हम फिक्सचर ड्रॉ करते हैं तो फिक्सचर को ड्रॉ करने के लिए कुछ नियम है। उन नियमों के बारे में अगर हमें पता होगा तो हम फिक्सचर को ड्रॉ कर पाएंगे। अगर हम उन नियमों के बारे में नहीं पता होगा तो हम उस फिक्सचर को ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। जब आपको फिक्सचर ड्रॉ करने के लिए दिया जाता है ना क्वेश्चन, तो आपको सिर्फ एक ही चीज बताई जाती है, मात्र एक चीज आपको पता होगी, वो है टोटल नंबर ऑफ टीम्स, कि आपने कितनी टीम के लिए फिक्सचर ड्रॉ करना है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि भाई मैं क्रिकेट का टूर्नामेंट कर रहा हूं, 23 टीमें खेलने के लिए आ गई, तो मेरे पास सिर्फ एक ही चीज पता होगी मुझे कि टोटल नंबर ऑफ जो टीम्स है मेरे पास 23 है। आपसे पूछ लिया 11 टीम के लिए फिक्सचर ड्रॉ करो, तो आपको सिर्फ केवल एक ही चीज दी जाएगी कि आपने 11 टीम के लिए फिक्सचर बनाना, बाकी सब आपको पता होना चाहिए। तो आपको क्या क्या चीज पता करनी है वो बता देता हूं पहले, कि भाई अगर जो हमें फिक्सचर ड्रॉ करना है तो हमें ये चीज जरूर पता होनी चाहिए। सबसे पहले कुल टीमों की संख्या, ये तो आपको क्वेश्चन में दी होगी, और आपके जितने टीम का फिक्सचर ड्रॉ किया जाए वो तो आपको पता ही होगा। कुल मैच की संख्या, टोटल नंबर ऑफ मैच कितने होंगे। कुल राउंड की संख्या, टोटल नंबर राउंड कितने होंगे, कैसे हम इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। मैच, टोटल नंबर ऑफ मैच हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ राउंड्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इनका हमें सूत्र पता होना चाहिए, है ना। फिर हम देखेंगे क्या टीम की संख्या पावर ऑफ 2 में है। अब पावर ऑफ 2 क्या वाला है भाई, बताऊंगा आगे, पर ये चीज हमें पता होनी चाहिए। बाई क्या है, बाई के बारे में पता होना चाहिए। बाई कब और कैसे दी जाएगी, किसे दी जाएगी, इसके बारे में पता होना चाहिए। टीम को 2 हिस्सों में डिवाइड करना हो तो कैसे डिवाइड होंगी। कुल टीमों को 4 हिस्सों में डिवाइड, क्वार्टर में डिवाइड करना हो तो कैसे होंगी। सीडिंग क्या है। ये इतने सारे जो मैंने बताया है ना, जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, ये इतने सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तब जाके फिक्सचर ड्रॉ होता है बेटा। अगर आपको फिक्सचर के बारे में डिटेल के अंदर समझना है तो ये जो मैंने क्वेश्चंस अभी आपसे किए हैं, इनके बारे में आपको पता जरूर होना चाहिए। आगे चलते हैं। अब ये जो लेक्चर है ना आज का, मैं इसको यहीं खत्म कर रहा हूं। अभी मैं नॉकआउट का फिक्सचर अभी आपको बनाने के लिए नहीं सिखाऊंगा अभी यहाँ पे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, उसकी वजह बात बता देता हूँ कि मैं इसे पीपीटी की, इसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो आपको नजर आ रही है स्क्रीन के ऊपर, इसके ऊपर नहीं सिखाऊंगा इसको। इसके लिए मैं अपना एक, इसके आज मैं भी सेशन को भी खत्म करने जा रहा हूँ यहीं पे। इस सेशन के बाद अगला जो सेशन होगा ना, वो मैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर लूंगा, पीपीटी के ऊपर नहीं लूंगा। आप और मैं मिलेंगे अगली एक जो इसका पार्ट 3 है, उसके अंदर मैं ब्लैक बोर्ड को यूज करके और वहां पर हम फिक्सर डालना सीखेंगे। ये मेरा प्रॉमिस है कि आपको फिक्सर डालना आ जाएगा, गलती नहीं होगी। और सीखने के बाद आप 2 से 3 मिनट के अंदर ये जो 5 नंबर का क्वेश्चन है आप अटेम्प्ट करके आएंगे, और गलत होने की संभावना 0% हो जाएगी, 0%। बस सिर्फ जो मेरा लेक्चर है, जो पार्ट 3 का जो चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 3 जो आएगा, उसको आपने मिस नहीं करना है और बहुत ध्यान से सुनना है। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।